बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम कैपिटल लाइव विद अनीका और मैं हूं आपके साथ अनीका निसार। नाज़रीन, आज नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो में मरीम नवाज साहिबा को एक मुल्ज़िम के तौर पर पेश होना था। मरीम नवाज साहिबा के ऊपर इल्ज़ाम उस अराजी का है जो कि रायवंड की अराजी है, उसको ब्राउन से ग्रीन और ग्रीन से ब्राउन में कन्वर्ट किया गया। यानी रेजिडेंशियल आबादी जो कि 2006 के अंदर रेजिडेंशियल आबादी थी, उसको 2013 में एग्रीकल्चरल के लैंड के तौर पर कन्वर्ट कर दिया जाता है। एग्रीकल्चरल लैंड की कीमत रेजिडेंशियल लैंड के कंपैरिजन में बहुत थोड़ी होती है और वो खतीर रकम जो बचाई जाती है इसके हवाले से सवालात उठ रहे हैं। इसलिए क्योंकि ज़मीन को जब रेजिडेंशियल से एग्रीकल्चरल में कन्वर्ट किया गया तो फिर ये ज़मीन खरीदी गई। खरीदने वालों में मरीम नवाज साहिबा और नवाज शरीफ साहब की वालिदा का नाम भी मौजूद है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और मामला ये होता है कि ज़मीन फिर एग्रीकल्चरल नहीं रहती बल्कि एग्रीकल्चरल से फिर रेजिडेंशियल में तब्दील कर दी जाती है। नोटिफिकेशन आहद चीमा साहब वापस ले लेते हैं, उसको रिवर्स करवा देते हैं और यहां तक ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि मुबैना तौर पर जो भी कागजात थे इस हवाले से, जो प्रूफ्स थे, वो LDA प्लाजा की आग के अंदर जला भी दिए जाते हैं। अब इस मामले में कितनी सच्चाई है, कितनी सदाकत है, ये तमाम की तमाम नैब ने प्रूव करनी है। लेकिन आज मरीम नवाज साहिबा का इसी हवाले से पेशी थी नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो में और वहां जो हुआ वो सब आपके सामने है। कुछ विजुअल्स आप मेरी स्क्रीन पर भी मुलाहिजा कर सक रहे हैं, आप देख रहे हैं। आपने पूरा दिन भी देखा कि किस तरीके से पथराव किया गया PMLN वालों की तरफ से पुलिस पे और पुलिस की तरफ से शेलिंग की गई। इल्ज़ाम ये भी है कि मरीम नवाज साहिबा ये तमाम की तमाम सिचुएशन को प्लान करके आई थी। क्या ये वाकई में प्लान थी या फिर ये पुलिस की जो हैवी हैंडेडनेस है उसकी वजह से ये रिएक्शन था? ये तमाम चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ मरीम नवाज साहिबा ने क्या कहा और राजा बशारत साहब ने क्या कहा, ये मैं आपको आगे चल के दिखाऊंगी शो में। अभी फिलहाल मैं अपने मेहमानों का तारुफ करवाऊंगी। मेरे साथ मौजूद है इफ्तिखार अहमद साहब, वेरी नोन पर्सनैलिटी, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, वेरी सीनियर एनालिस्ट। बहुत शुक्रिया इफ्तिखार साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। इसके अलावा हमारे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर फारूक हमीद साहब। ब्रिगेडियर फारूक हमीद साहब भी सीनियर एनालिस्ट हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। इसके अलावा हमें साबिक DG नैब कर्नल शहजाद अहमद भट्टी साहब ने भी ज्वाइन किया है, वो भी हमें ज्वाइन करेंगे और बताएंगे नैब के हवाले से क्या मामलात हैं। बहुत शुक्रिया आप तमाम का, आपने ज्वाइन किया। इफ्तिखार साहब, सबसे पहले मैं आपकी तरफ आऊँगी। आज जो कुछ हुआ ऐसे लग रहा था जैसे जंग का समय है। नैब में पेशी करनी थी मरीम नवाज साहिबा ने, वहां से एक बात ये शुरू हो गई कि जी पथराव, दूसरी तरह से शेलिंग, तो जंग का समय लग रहा था। इफ्तिखार साहब, आज जो हुआ वो पॉलिटिकली एन एहतसाब के हवाले से एक ठीक प्रेसिडेंस था? नहीं, इससे पहले ऐसा कोई हमें मिसाल नहीं मिलती और मरीम से पहले भी जाती रही है पेश होने के लिए, ये ऐसा हंगामा नहीं हुआ। लेकिन मैं हैरान था कि इसको करने की वजह क्या हो सकती है। जितने लोग मरीम के लिए गए, नॉर्मली जब भी कोई लीडर जाता है तो इतने लोग उसके साथ मूव करते हैं, खा वो आपके घर पे खाने पे आ रहा हो, खा वो किसी इलाके के अंदर किसी तकरीब में शिरकत करने के लिए जा रहा हो, तो नॉर्मली इतने लोग उसको वेलकम करने के लिए, उसके साथ चलने के लिए मौजूद होते हैं। और फिर ऐसे पॉलिटिकल वर्कर भी होते हैं जिनको अपनी शक्ल दिखानी होती है, क्योंकि उनका सारा फ्यूचर अपने जो लीडर है और उसके रहम करम पे होता है कि वो कह सकते हैं कि मैं फलाने दिन वहाँ पे जब पेश हुआ या पेश हुई तो आप कहाँ थे। एक तो ये बात है। लेकिन जो पुलिस ने रिएक्ट किया वो अजीब सा लगता है। एक अगर 40-50 हज़ार का मजमा होता और उसने नैब की अपना बिल्डिंग का घेराव कर लिया होता, ऐसी कोई सिचुएशन पैदा हो गई होती जिसमें नैब को ये खतरा होता कि मॉब जो है उनके दरवाजे तोड़ता हुआ उनके दफ्तर में दाखिल हो जाएगा, तो तब तो फिर टीयर गैस और इस पुलिस एक्शन का कोई जवाब बन सकता था। आज मैं नहीं समझता। और दूसरा बात है कि नैब ने उनको वापस भेज दिया और वो खातून दोबारा वापस गई और उसने फिर उनको क्या चैलेंज किया कि आओ मैं आ गई हूँ और जो मुझसे सवाल करने करो। मतलब ये वो एक टर्निंग पॉइंट था आज, जहाँ पे फिर वो एक पॉइंट गेन कर गई पूरी की पूरी जो एस्टेब्लिशमेंट थी उसके असाब के ऊपर। असल में ये वॉर ऑफ नर्व्स भी होती है और अगर आज देखा जाए तो वॉर ऑफ नर्व्स में मैं समझता हूँ कि मरियम ने बेहतर परफॉर्म किया है एज कम्पेयर टू द गवर्नमेंट जो सारी अरेंजमेंट थी। राइट। अच्छा, वॉर ऑफ नर्व्स में तो चलिए मरीम नवाज साहिबा जीत गई, लेकिन वॉर ऑफ लॉ में कौन जीता इफ्तिखार साहब? आई थिंक से वॉर ऑफ लॉ के बारे में जो प्रेस लिस्ट जारी हुआ नैब को वो पढ़ लें, बहुत सारी गिरफ्तारियां होंगी और उसकी बहुत सारी वजूहात होंगी और ये जो दो बातें कही गई पहले से कि ये गुंडों का एक टोला लाया गया है और ये कहा गया कि मरीम अपनी गाड़ी में पत्थर लेके आई है। अब इस दोनों चीजों को जो है ना किसी तरीके से FIR के अंदर इंदराज किया जाएगा
और उस हवाले से फिर उन लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा जिनके बारे में उनको ये शक है, खौफ है कि वो अपना काम करते हैं, वो पार्टी के लिए वर्क कर रहे हैं, लोगों को इकट्ठा करते हैं, उनको ऑर्गेनाइज करते हैं। तो ये FIR उन लोगों के लिए एक मुश्किल बनेगी और ये जो जंग है ये आगे ही जाएगी। सही, ठीक है। इफ्तिखार साहब, मुझे फारूक साहब की तरफ इसी सवाल के हवाले से जाने दीजिएगा। फारूक साहब, क्या वाकई में पुलिस ने ओवर रिएक्ट किया था? आज जो हुआ उसके अंदर पुलिस ज्यादा ओवर रिएक्टिव थी, PMLN के वर्कर्स ज्यादा ओवर रिएक्टिव थे, या ये बाहमी मसला था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, पुलिस का काम है कि किसी भी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को अवॉइड करना और हालात को ख़राब ना होने देना, और उन लोगों की जान और माल की हिफाजत जो है वो भी उनकी जिम्मेदारी है। अब यहाँ पे एक अनयूजुअल सिचुएशन हो जाती है कि भाई कि पहली बात तो ये है कि मैं समझता हूँ ये कोई नॉर्मल चीज़ नहीं है कि हम कहें कि जनाब नैब में एक हाई प्रोफाइल पर्सनालिटी आ रही है पेश होने के लिए, तो जनाब ये इतने लोग तो साथ आते हैं। ये बात गलत है। देखें, दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पोलिटिकल लीडर कि वो भी अपने लोगों को समझाए कि ठीक है, थोड़े बहुत जो क्लोज लोग हैं वो साथ रहें, प्रोटोकॉल वाले ये, लेकिन ज़्यादा जुलूस और उसकी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। तो मेरा ख्याल है एक तो पुलिस भी प्रोवोक हुई है कि इतने लोग आए, और फिर जारी बात है गाड़ी अंदर नैब में तो सिर्फ एक गाड़ी जा सकती ना, मरीम नवाज की। अब ये तो नहीं कि 10 गाड़ियाँ जो साथ है पीछे पूरा जुलूस जो है वो नैब के अंदर तो नहीं जाएगा ना। ये कोई जलसे के लिए तो नहीं जा रहे थे ना, कोई शादी अटेंड करने तो नहीं जा रहे थे। एक शख्स को नैब ने पेशी पे बुलाया है, आप उनको मुलजिम कहें या जो भी कहें, तो कोई सवालात करने के लिए। तो मेरा ख्याल है कि ये एक बड़ा सीरियस ओकेजन था, और इस पे फिर ये जो सूरत हाल डेवलप है ये होनी नहीं चाहिए थी। और ये इसलिए नॉर्मल नहीं थी कि हमने कभी आज तक नहीं सुना पिछले 20 साल में कि नैब हेडक्वार्टर लाहौर, वहाँ पे उसके जनाब हालात ऐसे क्रिएट हो जाए लॉ एंड ऑर्डर के कि उसकी अपने बिल्डिंग जो है वो डैमेज हो, उसके अपने लोग जो हैं वो जख्मी हो जाएं। और जारी बात है, और देखें ना, ये जो चीज़ सामने नजर आई है, टोयोटा लैंड क्रूजर LZ 6000 सिल्वर कलर जो तमाम मीडिया ने दिखाया है, जिसमें पत्थर वाले बैग जो हैं वो लोड हो रहे थे, टैक्स थे। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं प्लानिंग थी। पुलिस वाले तो ये उनकी गाड़ी तो ये हो सकती, नैब की गाड़ी तो नहीं हो सकती है, वो तो पत्थर लोड नहीं करेंगे। इसका मतलब ये कि PMLN की तरफ से कुछ लोग थे, कुछ अनासर थे who wanted to कि एक सूरत हाल वहां पे क्रिएट की जाए लॉ एंड ऑर्डर की, और एक प्रेशर डाला जाए, अपना गुस्सा निकाला जाए। एक काली SUV भी थी फारूक साहब, एक काली SUV भी थी, उसके अंदर से भी जो है अनलोड किए जा रहे थे पत्थर, जो मीडिया के कैमरों ने कैच किया। लेकिन मैं एक और बात आपसे पूछना चाह रही हूँ कि मरियम नवाज साहिबा की एक ट्विटर के ऊपर वीडियो आई, उस वीडियो में उन्होंने क्या फरमाया वो जरा मैं दिखा दूं। ये देखिए, मेरी गाड़ी पे पथराव करके पुलिस ने मेरी गाड़ी का शीशा तोड़ दिया, और ये एक बुलेट प्रूफ गाड़ी है जिसका शीशा तोड़ दिया है। ये पुलिस पथराव कर रही है, शेलिंग कर रही है। फारूक साहब, आपने सुना है कि ये वीडियो आई है, उनकी गाड़ी का शीशा जो कि बुलेट प्रूफ गाड़ी है उसका शीशा टूट गया। तो क्या आपकी नजर में ये यही दिखाने के लिए तमाम पथराव का बंदोबस्त किया गया था, या वाकई में, मैं फिर पूछूंगी, वाकई में पुलिस ने ओवर रिएक्ट किया? देखिए, पुलिस ने अगर उनके ऊपर वो वाटर कैनन इस्तेमाल किए हैं, ये वो ऐसा पानी जो वो एलर्ज कर रहे हैं कि जी उसमें मिर्चें थी, पेपर था, तो ये पेपर स्प्रेज और ये चीज़ें तो हम पूरी दुनिया में राइट पुलिस जो है वो इस्तेमाल करती है अगर वो देखती है कि राइट वाली सिचुएशन है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए। ओवर एक्ट तो तब होता कि खुदा ना खास्ता अगर पुलिस आर्म्ड होती और पुलिस फायरिंग करती, फिर हम कहते कि भाई ये गलत है। लेकिन जब पुलिस के ऊपर इतने बड़े पैमाने पर पथराव होगा, पत्थर फेंके जाएंगे, पुलिस वाले भी जख्मी होंगे, तो ये हमने पहले भी कई दफ़ा पाकिस्तान में देखा है कि फिर पुलिस वाले डंडा भी अपना इस्तेमाल करेंगे, उनको भी कोई पत्थर मिलेगा तो वो भी बैरियर के पास जो लोग उनको भी पत्थर मारेंगे। तो मैं नहीं समझता हूँ कि पुलिस की तरफ से कोई हाई हैंडेडनेस हुई है। मैं समझता हूँ कि एक लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन हुई है कि जिसमें
नैब के जो पुलिस के रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो नैब के अंदर पुलिस डिप्लॉयड है सिक्योरिटी के लिए, वो नैब के अपने प्रोटोकॉल के लोग और मरीम नवाज के साथ जो प्रोटोकॉल के लोग थे, उनको पहले जाके रास्ता क्लियर करना चाहिए था कि मरीम नवाज की जो गाड़ी है वही अंदर जाती और बाकी लोगों को ऑर्गेनाइज तरीके से उनको पीछे रखा जाता। मेरा ख्याल है ये चीज वहां पे नहीं हुई है, जिसकी वजह से सारा ये केओस जो है वहां पे जो है वो क्रिएट हुआ। लेकिन एक मैं बात कहूं, ये तो अंदर डिटेल की बात है ना। जो पहला मेरा इंप्रेशन ये था कि जनाब एक पार्टी, एक खानदान, जो जिसको ये भी आप कह सकते हैं कि अब तो बड़े ओपनली बात होगी है, माफिया खानदान, अगर वो सुप्रीम कोर्ट पे हमला कर सकता है, जाहिर बात है 90s में, तो फिर ये आज एक नैब हेडक्वार्टर पे हमला कोई अगर हो गया है तो फर्स्ट टाइम उस इदारे की तारीख में, तो मेरा ख्याल है आई वाज नॉट सरप्राइज्ड, क्योंकि इस इनकी जाहिर बात, इनका जो तरीका है वारदात है, प्रेशर डालना, वो यही है। और याद रखें, जो माफिया फैमिलीज होती ना, वो यही तरीका इख्तियार करती हैं कि आप एजेंसी जो है उनको प्रेशर में लेके आए, आप लॉ इन्फोर्समेंट के जो इदारे उनको प्रेशर में लेके आए, आप जुडिशरी को प्रेशर में लेके आए, आप जनाब जजेस को ब्लैकमेल करें उनकी वीडियो बना के, तो ये इसलिए नॉट सरप्राइजिंग। वेरी इंटरेस्टिंग। अच्छा फारूक साहब, मुझे शहजाद साहब की तरफ भी एक सवाल लेकर जा दीजिएगा। शहजाद साहब, ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात फारूक साहब ने कही है, यानी मरीम नवाज साहिबा अभी तक कहती आई हैं कि हम इदारों का एहतराम करते हैं, हम अदलिया का एहतराम करते हैं। दूसरी तरफ फारूक साहब कह रहे हैं कि ये तो पहले भी माफिया की सी सूरत हाल इख्तियार हो गई है। आप भी क्या यही समझते हैं कि ये क्या प्री प्लान्ड प्रोवोकेशन थी, प्रोवोक किया गया पुलिस को, प्रोवोक किया गया सिक्योरिटी के जो अपरेटस था उस तमाम को इस बात पे कि वो रिएक्ट करे? क्या ये प्री प्लान्ड साजिश थी आपकी नजर में? सबसे पहली बात तो ये क्लियर होनी चाहिए कि नैब ने मरीम नवाज साहिबा को जाती हैसियत में बुलाया था, उनको किसी सियासी हैसियत से नहीं बुलाया, उनको एज ए पॉलिटिकल लीडर नहीं बुलाया गया, पार्टी के किसी पार्टी की हैसियत से नहीं बुलाया गया, जाती हैसियत में, क्योंकि करप्शन जो है वो जाती हुई है, तो उसलिए उस करप्शन की चीजों का जवाब देने के लिए उनको बुलाया गया था। ना कोई सियासी जवाब देना था, ना पार्टी की कारकर्दगी भी जवाब देना था। इसलिए ये जुलूस का लेके आना तो पहले ही ये तो गलत हो गया कि जी कार्य सरकार में मुदाखलत। मैं इसलिए कहता हूं कि आपने कानून को हाथ में लिया। अब आपकी बात दूसरी आती है कि क्या प्री प्लान था। मेरा ख्याल है कि ये तो किसी शख्स को भी शक नहीं होना चाहिए कि जो भी सियासी लीडर आएगा, पहले देखिए पीपल्स पार्टी के कुछ लोगों को जब बुलाया गया था, मैं नाम नहीं लेता, तो वहां भी नैब के दफ्तर के बाहर बहुत लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट हुई थी। मैं नाम ले लेती हूँ, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, आसिफ जरदारी साहब, दोनों की बारी में ऐसा हुआ। तो देखे ना, तो ये मेरा ख्याल है कि यहाँ हमें इंतजामिया को ये पॉइंट इंतजामिया के अगेंस्ट जाता है कि उनको ऐसे इंतजाम हर हाल में करने चाहिए थे, क्योंकि ये प्री प्लान। मैं इसको ये नहीं कहता कि इनको प्लानिंग की जरूरत ही नहीं थी, उन्होंने ये करना ही करना था। वो कभी भी उन्होंने इसको एक्सप्लॉइट करना था कि जब भी उनको बुलाया जाएगा नैब में, वो इसी तरीके से आएंगे, वो जुलूस की शक्ल में आएंगे, इसको एक्सप्लॉइट करेंगे अपनी फेवर में और एक सियासी स्कोरिंग करना चाहेंगे। तो ये मेरा ख्याल है कि ये महज़ब कौमों में तो ये कभी भी नहीं होता कि आपको जाती तौर पर बुलाया जाए और आप इस तरह जुलूस के साथ आए। अच्छा, ये बताइएगा कर्नल शहजाद साहब कि अगर कोई ऐसा मुल्जिम जो कि नैब में जिसने पेश होना हो, जिसने अपनी करप्शन के मामलात को या तो जस्टिफाई करना हो या मानना हो या फिर उसको रद्द करना हो, ये 3 तरीके ही हो सकते हैं। ऐसा मुल्जिम अगर इस तरीके से सियासी तौर पर अपने वर्कर्स के साथ आए, क्या इसकी भी कोई इम्प्लीकेशंस होती हैं उसके केस के ऊपर, या ये मैटर नहीं करता? जो नैब में केस चल रहा होता है और एक प्रेशर डालने की, पॉलिटिकल प्रेशर डालने की कोशिश की जा रही होती है, क्या उसकी केस पे कोई इम्प्लीकेशंस होती हैं? डेफिनेटली है। देखिए, नैब के जो नेशनल अकाउंटेबिलिटी ऑर्डिनेंस है उसके अंदर ये शिक मौजूद है कि अगर कोई शख्स किसी किस्म की तफ्तीश में हिंड्रेंस डालता है, किसी किस्म की रुकावट डालता है या ताउन नहीं करता है, तो उसके लिए केस अलहदा तैयार किया जा सकता है। और
जो इंतजामिया करेगी केस वो एक अलहदा है। जो आज जो कुछ हुआ है, पथराव हुआ है, नुकसान हुआ है, लोगों कोई जख्मी हुए हैं, किसी को नुकसान पहुंचा है, इमारत को नुकसान या गवर्नमेंट के किसी असासे को नुकसान पहुंचा है, तो वो एक अलहदा है, वो तो पुलिस का काम है। नैब खुद अगर रुकावट डाली गई है तफ्तीश की कार्रवाई में, किसी किस्म का ताउन से इनकार किया गया है, तो मैं समझता हूं कि नैब उससे खुद कर सकती है। और इसकी यही वजह थी कि मेरा ख्याल है कि मरियम नवाज साहबा के जो कानूनी मुशीरान थे, उन्होंने उनको कहा कि फौरी तौर पर आप वापस जाएं और दोबारा से वहां हाजिरी दें, ताकि ये ना आपके ऊपर इल्जाम लगे कि आपने शायद ताउन नहीं किया या आपने हाजिरी नहीं दी। तो मेरा ख्याल है उनकी दोबारा आने की वजह भी यही थी। उनको भी आखिर उनके कानूनी मशीर हैं उनके साथ, और वो भी उनको बता रहे होंगे कि ऐसा कोई वाकया ना हो जाए कि नैब की दूसरी शिक जो है वो भी लागू हो जाए। अच्छा, जो दोबारा हाजिरी है इसकी वजह से क्या जो पिछली चीजें हुई, जो पिछली कार्रवाई हुई, वो इरेज हो गई, वो रद्द हो गई, या ये सिर्फ एक इमेज बिल्डिंग टैक्टिक था आपकी नजर? नहीं, देखिए वो काम तो जो हुआ वो तो सब आपने टीवी पे खुद देखा, राइट, और वो डायरेक्टली नजर आया, गाड़ियों में पत्थर नजर आए, हमारे हमने घरों में बैठ के वो सारी चीजें वो देख ली जो कभी हमने लाइफ में नहीं देखी थी, कि जी गाड़ियों में पत्थर भर के लाए गए और वो दिखाए उन्होंने कैसे। और हमने तो ये भी देखा कि वो किस तरह गाड़ी में से पत्थर उठा के मारा है, तो ये तो नजर आया सबको। तो लिहाजा इसमें कुछ शक नहीं होना चाहिए, वो केस अपनी जगह स्टैंड करता है। नैब ने उसके फौरन बाद ही उनको वो जो मीटिंग थी उनकी मनसूख कर दी, क्योंकि इन हालात में वो हो ही नहीं सकती। तफ्तीश करनी है नैब ने, इन्वेस्टिगेशन करनी है, और इन्वेस्टिगेशन के लिए बड़ा कंड्यूसिव माहौल होना चाहिए। और ये जब लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट हुई हो, तो मेरा ख्याल है कोई भी इन्वेस्टिगेटर इस तरह का काम नहीं कर सकता। ये एक करप्शन, व्हाइट कॉलर करप्शन की इन्वेस्टिगेशन की, ना कोई कत्ल का केस था, ना कोई ऐसी बात थी, ना पॉलिटिकल केस था, और मेरा ख्याल है कि इस तरह का जुलूस का वाकया नहीं होना चाहिए था किसी भी जगह, किसी और मुल्क में। आप देखिए इवन फ्रांस में भी इतना मशहूर केस हुआ है, वहां लोगों को उनके सीनियर ऑफिशियल्स को सजाएं दी गई हैं, मगर ऐसा वाकया नहीं होता जैसे हमारे पाकिस्तान में किया जाता है। राइट, ठीक। कल शहजाद साहब, मैं ब्रेक की तरफ जाऊंगी, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, उसके बाद फिर हम डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि आज हुआ क्या, लेकिन आज कहा क्या गया और इसके पीछे मुहर्रिकात क्या हैं, इसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगी कि मरियम नवाज साहिबा ने अपनी स्पीच में क्या कहा। उनकी बॉडी लैंग्वेज एग्रेसिव थी, क्या वो कहना चाह रही थी और क्या वो कह रही थी, जरा मुलाहिजा करें। क्योंकि आज मेरे साथ जो सलूक किया गया, मैंने पाकिस्तान के 72 साल में ये होते नहीं देखा। परवेज़ रशीद साहब मेरी गाड़ी में थे और उन्होंने मुझे, जब वो विंड स्क्रीन स्मैश हुई, तो उन्होंने मुझे कहा कि ये शुक्र करो कि ये बुलेट प्रूफ गाड़ी थी, अगर ये बुलेट प्रूफ गाड़ी ना होती तो शीशा टूटता और उसके बाद जो ईंटे नुमा पत्थर उन्होंने फेंके वो सब मेरे सर पे लगते, क्योंकि मैं फ्रंट सीट पे बैठी हुई थी। तो मैं इस चीज़ को कैसे कंस्ट्रू करूं, इस चीज़ का मैं क्या मतलब लूं, ये आप सब मेरे से बेहतर जानते हैं। तो ये आपने मुलाहिजा किया। फारूक साहब, मैं आपकी तरफ ये सवाल लेकर आऊंगी, क्या जो मरियम नवाज साहिबा की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें से आप क्या अखज कर पाए? एग्रेसिव थी, उसके अंदर शिकायत का एक अंसर भी मौजूद था, बड़ी वो फोकस्ड भी नजर आ रही थी, लेकिन कुछ तो बिटवीन द लाइंस था। फारूक साहब, कुड यू रीड दैट? देखिए अनिका, कितने महीनों के बाद मरियम नवाज ने साहिबा ने अपना चुप का रोजा जो है वो तोड़ा है, और मेरा ख्याल है नैब ने उनको एक किस्म की एक मौका भी फराहम कर दिया कि उनको बुला के, तो जाहिर बात है पहली मरतबा ये कोरोना के मामला भी थे कि अब वो बाहर आई हैं और हालात ऐसे क्रिएट हो गए कि फिर उनको ऑन साइट जो है वहाँ भी कुछ मीडिया से बात करनी पड़ी, फिर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस। देखिए मैं ये समझता हूँ कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने अपने लिए, फैमिली के लिए एक सिंपैथी वेव जो है वो भी जनरेट करने की कोशिश की कि हमारे साथ इतना जुल्म हुआ, ये हुआ, और हमारे साथ केसेस वगैरह, अपना वो जैसे पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन वाला जो नैरेटिव है वो उन्होंने अपना बिल्कुल प्ले किया। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि देखिए मैं ये समझता हूँ कि मरियम नवाज साहिबा में अभी भी वो एक जो हुक्मरान खानदान वाला जो उनका माइंडसेट है ना, उससे अभी वो निकल नहीं सकी। अगर आपको याद हो कि जब वो अपना पनामा की GIT के सामने पेश हुई तो उन्होंने क्या कहा था, हम हुक्मरान खानदान,
तो वो उनके ज़हन में उनका जो डिस्प्ले ऑफ प्राइड है, तकब्बुर है, एरोगेंस है, वो आज भी नजर आई। और तीसरी बात यह है कि मेरा ख्याल है कि उन्होंने ये शो करने की कोशिश की कि वो अभी भी पॉलिटिकली रेलेवेंट हैं। गो कि मैं समझता हूँ कि अभी भी ठीक है, उनका केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नैब ने अपील किया, उन्होंने अपील किया हुआ है, उनकी कन्विक्शन हुई है, शी इज ऑलरेडी कन्विक्टेड, तो लिहाजा वो अभी इस वक्त मुजरिम है, ठीक है, बेल के ऊपर है। लेकिन मेरा ख्याल है कि अभी उनका पॉलिटिकल फ्यूचर जो है वो क्लाउडेड है। अगर ये कन्विक्शन की अपहोल्ड होती हैं तो फिर जाहिर बात है उनका काफी अरसे तक वो शायद पॉलिटिक्स में हिस्सा नहीं ले सकेंगे। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि सिचुएशन होगी ना फारूक साहब उनके लिए। तो मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनसे एक चीज एक्सपेक्ट कर रहा था, अगर वो एक बहादुर खातून होती सही मानों में, वैसे तो उन्होंने सारी रवायती बातें की हैं, वो ईमान से बताते अपने वर्कर्स को, मीडिया को और हम सब को कि आज फिर पर्दा उठा देती उस डील से, उस बैक चैनल डील से, जो कि अब हम सुन के हमारे कान पक गए। और आई एम श्योर समथिंग इज देयर कि नवाज शरीफ साहब क्यों पक्के बाहर बैठे हुए नहीं आएंगे, वो क्यों यहाँ बैठी हैं, बाहर नहीं जा सकती। शहबाज शरीफ साहब जो है उनको ECL क्यों बैठे, आपके जराए आपको क्या बता रहे हैं, ये तो बताए ना। देखिए जी, मुझे तो जराए इंक्लूडिंग द जराए इन दी PMLN वो सब मानते हैं कि हाँ बिल्कुल एक बैक चैनल एग्रीमेंट है और कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं जिसमें टाइमलाइन इन्वॉल्व है, टाइम फ्रेम इन्वॉल्व है, देयर इज बिग मनी इन्वॉल्व ऑल्सो कि हर स्टेज पे कितना पैसा इन्होंने देना है और वो तमाम चीज़ें हैं। और मरीम नवाज साहबा का जो चुप रहना और बाहर जाना, मैं समझता हूँ, और जो मुझे खबरें मिलती रहती है दाएं बाएं से, दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ दिस होल एग्रीमेंट। और आप उसको कह सकते हैं मुबैयन एग्रीमेंट, चले आप वो लफ्ज़ इस्तेमाल कर दें, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ समथिंग इज देयर जो कि ये छुपा रहे हैं और सिर्फ लोगों को डाइवर्ट करने के लिए कि उसकी तरफ बातें ना आए, फिर ये पॉलिटिकल नैरेटिव और ये बातें करें। बिफोर आई गो टू राजा बशारत वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुझे ये भी बता दें कि जिसकी बात आप कर रहे हैं बैक चैनल डिप्लोमेसी, कोई ना कोई तो साजिश है। मरीम नवाज साहिबा के हवाले से भी नवाज शरीफ साहब भी जो बैठे हुए हैं बाहर, कोई ना कोई तो पीछे कुछ ना कुछ बैक चैनल डिप्लोमेसी थी। तो हुकूमत इतनी मासूम या नादान तो नहीं थी ना, अगर वो ना चाहते नवाज शरीफ साहब को भेजना तो वो ना भेजते। आज ये शहबाज गिल खड़े होके कह रहे हैं कि जी प्लेटलेट्स जालसाजी थी, उस टाइम पे शौकत खानम हो गया, उस टाइम पे सर्विसेज हॉस्पिटल हो गया, उस टाइम पे डॉक्टर यास्मीन राशिद हो गई, इन सारों ने ही कंफर्म किया कि नहीं जी नवाज शरीफ साहब की तबीयत बड़ी खराब थी। आज ये डॉक्टर शहबाज गिल ये कह रहे हैं कि जी नहीं ये जालसाजी थी, तो ये क्या अपने पाँव पे कुल्हाड़ा नहीं मार रहे? अनिका, आपकी बात सही है कि उस वक्त कहते हैं कि एनवायरनमेंट ऐसा क्रिएट हो गया था, PMLN ने क्रिएट किया, मीडिया ने क्रिएट किया, जो उनके सपोर्टिंग मीडिया था, कि वाकई खुदा न खास्ता नवाज शरीफ साहब जो है वो बस उनके बिल्कुल उनकी सेहत जो है वो टोटल क्लैश करने वाली है, ये एनीथिंग एनी डे एनीथिंग कैन हैपन। लेकिन मुझे दाएं बाएं से ये भी खबर मिल रही है और मैं बड़ा हैरान हूँ कि ऐसी खबर भी है कि जनाब शायद जो हमारे फ्रेंड्स हैं, अब आप उसमें चाइनीज़ भी कह सकते हैं, आप उसमें सऊदीज़ भी कह सकते हैं, वगैरह वगैरह, इन लोगों का एक बड़ा प्रेशर था और गालिबन हो सकता है कि नवाज शरीफ साहब को बाहर जाने की जो उनका सारा ये मामला हुआ बैक चैनल में। तो माय पॉइंट इज दिस, जो आपका डायरेक्ट सवाल कि सिर्फ गवर्नमेंट नहीं, गवर्नमेंट पे गालिबन प्रेशर भी होगा, या जिन्होंने बैक चैनल के किया है इसमें सिर्फ वही नहीं बल्कि मेरा ख्याल है कुछ फॉरेन फोर्सेस जो हैं वो भी इन्वॉल्व थी। अब तो मैं हैरान हूँ चाइनीज का नाम भी लिया जा रहा है और बड़े क्रेडिबल लोग ये बात कर रहे हैं। वेरी इंटरेस्टिंग फारूक साहब, आपके जो सोर्सेज हैं वो काफी पहुंची हुई चीज लग रहे हैं, लेकिन मुझे जरा कर्नल शहजाद साहब की तरफ भी जाने दें। कर्नल साहब, एक प्रेस ब्रीफिंग के बारे में तो मैंने अभी फारूक साहब से बात की, दूसरी प्रेस ब्रीफिंग राजा बशारत साहब फरमाते ये हैं कि देखिए जी मरीम नवाज साहिबा पत्थर डालकर लाई अपनी गाड़ियों के अंदर और उन्होंने पथराव किया, ठीक है, कुछ कैमरों ने भी ये कैप्चर किया, वो चीज़ एक क्वेश्चनेबल चीज़ बन गई है PMLN के लिए। लेकिन फिर उसी प्रेस ब्रीफिंग में वो कहते हैं कि हमने मरीम नवाज साहिबा को इसलिए तो नहीं बुलाया था कि वो जो है वो एक मुल्जिम होते हुए एक बेल के ऊपर कन्विक्टेड बेल के ऊपर रिहा हुई शख्सियत वो इस तमाम सूरत हाल को पॉलिटिकली एक्सप्लॉइट करें। ये मुझे बता दीजिएगा कर्नल साहब, ये बुलाया राजा बशारत साहब ने है या गवर्नमेंट ने है या फिर नैब ने है? अब ये भी बड़ा सवाल पैदा हो गया है कि राजा बशारत साहब कह रहे हैं हमने इसलिए नहीं बुलाया था, हमसे क्या मतलब है? देखिए, आपका सवाल ही जवाब है।
ये तो मैं बात बारहा कहता रहा हूं कि इस गवर्नमेंट के मिनिस्टर कुछ ऐसी बातें कर जाते हैं जो नैब को इटसेल्फ कंट्रोवर्शियल कर देते हैं। ऐसे लगता है कि जैसे नैब गवर्नमेंट का कोई अदारा है जो डायरेक्ट उसके अंडर है और उसकी डिक्टेशन पे चल रहा है। Right. ऐसा नहीं होना चाहिए। राजा साहब को बिल्कुल ये बात नहीं करनी चाहिए। गवर्नमेंट ने नहीं बुलाया, किसी हुकूमत के किसी नुमाइंदे ने नहीं बुलाया, उनको नैब ने बुलाया था और नैब का ताल्लुक है। सिर्फ इंतजामिया का ये ताल्लुक था कि इंश्योर करते कि ये सारा कुछ पीसफुली होता, लेकिन वो अपने उसमें तो वो नाकाम रहे। मेरा ख्याल है कि उनको पता होना चाहिए था कि आज की तारीख नैब ने दी हुई है तो क्या अरेंजमेंट होने चाहिए, क्योंकि तारीख साबित कर रही थी कि पिछले दिनों भी कैसे आते रहे हैं, शहबाज शरीफ साहब कैसे आते रहे हैं नैब में, तो मोहतरमा ने भी ऐसे ही आना था, डेफिनेटली इसी तरीके से आना था और सबको पता था। तो ये इंतजामिया का काम था। मेरा ख्याल है राजा साहब ने ये स्टेटमेंट थोड़ी सी लूज दी है जिससे नैब को और नैब के किरदार को नुकसान पहुंचता है। इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। राइट शहजाद साहब, मैं इफ्तिखार अहमद साहब की तरफ चलूंगी। इफ्तिखार अहमद साहब, अब जो सूरत हाल बढ़ती हुई नजर आ रही है नैब और PMLN के दरमियान, फिर ऑपोजिशन के जो मामलात आगे बढ़ रहे हैं APC के हवाले से, कुछ यकजहती के हवाले से, ये तमाम की तमाम चीज़ें, आपको लगता है, आपने थोड़ी देर पहले अभी आसाब की बात की, आपको लगता है हुकूमत के आसाब जो हैं वो कमज़ोर पड़ रहे हैं? डू यू थिंक सो? देखिए, आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है मरियम की, और ये हमारे बहुत सारे साथी सवाल करते थे मरियम खामोश क्यों है, मरियम बोलती क्यों नहीं है, मरियम कहाँ छुप गई है, मरियम सामने क्यों नहीं आती है, ये सारी बातें हो रही थी। ये बातें भी हो रही थी कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज में बहुत सारे बयानिए बन गए हैं। एक बयानिया शाहिद खाकान अब्बासी का है, एक बयानिया शहबाज शरीफ का है, एक बयानिया मरियम का है। ये सारी चीज़ों का भी जवाब आज उसने दे दिया उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ के, और इस बात का भी जवाब दे दिया कि APC में मौलाना फजल रहमान का जो रोल है उसकी क्या हैसियत होगी आइंदा फ्यूचर पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में, इसका भी जवाब मिल गया। तो आपका ये जो सवाल है, इसका जवाब मैं ये समझता हूँ कि जो हुकूमत है और जो रूलिंग पार्टी है, हुकूमत नहीं कहना चाहिए, रूलिंग पार्टी कहना चाहिए। रूलिंग पार्टी को काफी सोचना होगा कि उनका तरीकाकार क्या होगा। जहां तक रही नैब की बात, अगर नैब रद्द-ए-अमल के तौर पे, जैसा कि उनकी प्रेस रिलीज से महसूस होता है, रिएक्ट करेगी, तो उस पे और इल्जाम लगेंगे कि ये बहुत पर्सनल हो गई है। क्योंकि ऑलरेडी देखे ना कि ह्यूमन राइट्स वालों ने क्या कहा है, सुप्रीम कोर्ट का रद्द-ए-अमल क्या है, और अगर इस FIR जो प्रेस रिलीज है, अगर इसकी बुनियाद पर, जैसा कि मैं महसूस कर रहा हूँ होगी FIR, तो उस पर लोगों का रद्द-ए-अमल कुछ और होगा, क्योंकि इतना बड़ा वाकया नहीं हुआ। तो खुदा न खास्ता ऐसा वाकया नहीं होगा जिसके ऊपर इस हद तक जाया जाए और इस हद तक FIR का मुतालबा किया जाए। ये मामला चलते रहते हैं, लीडर पेश होते हैं, कोई छोटा मोटा तोड़ फोड़ हो जाती है, कोई चीज टूट जाती है, कोई शीशा टूट जाता है, कोई बिल्डिंग के किसी 4 गमले गिर जाते हैं, इसे नॉर्मल। अब इसको आप खींच के लेके जाएं और इसको एक टग ऑफ वार बना लें, तो ये अच्छा नहीं होगा। मैं समझता हूँ जहाँ हम खड़े हैं इक़्तिसादी तौर पे, माशी तौर पे, सियासी तौर पे, इंतजामी तौर पे, इस वक्त अगर इस किस्म की जंग शुरू होती है तो ये मुनासिब नहीं होगी अपना रूलिंग पार्टी के लिए। राइट, मैं ब्रेक की तरफ जाऊंगी, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, उसके बाद फिर हम डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। आपने अक्सर मुझे लाइफ बॉय को प्रमोट करते हुए देखा है, पर आज मैं कहूंगी कि जो भी साबुन है आपके पास उसे इस्तेमाल करें, क्योंकि साबुन से हाथ धोना कोरोना वायरस को फैलने से रोक सकता है। हाथों की हिफाजत, पाकिस्तान की हिफाजत। वॉल्स की नई सोलेरो मैंगो, जिसके हर बाइट में है रियल मैंगोस का मजा। New Wall Solero, made with real fruit. इफ्तिखार साहब, लास्ट क्वेश्चन, व्हाट नेक्स्ट? अब यहां से
क्या होने जा रहा है? क्योंकि बहुत सारी गिरफ्तारियों की खबरें हमारे सोर्सेज हमें दे रहे हैं कि अब जो है वो नैब एकदम से तेज होगा और बहुत सारे लोग गिरफ्तार होंगे। आपकी नज़र में, आपका एक वसी तजर्बा है, आपके एक बहुत बहुत ब्रॉड विजन है, आपकी नज़र में अब क्या होने जा रहा है इस तमाम सियासी मंजरनामे में विद रिस्पेक्ट टू अकाउंटेबिलिटी? उनका मैं नहीं समझता कोई बड़ा वाकया होगा फिलहाल। उसकी एक वजह है कि देखिए जहां हम खड़े हैं ना, कोई शख्स इक़्तिदार लेने को तैयार नहीं है। देखिए 88 मेंबर्स के साथ आप नेशनल असेंबली के अंदर इक़्तिदार अगर आप ले भी लेते हैं तो 88 मेंबर्स हैं आपके पास। आप तो हर वक्त ब्लैकमेल होते रहेंगे अपनी जो दूसरी इत्तेहादी पार्टियों उनके हाथों। अगर इस मौके पर पीटीआई परफॉर्म नहीं कर पा रही और पीटीआई के नंबर ज्यादा हैं 88 से, वो परफॉर्म नहीं कर पा रही दूसरे इत्तेहादियों की बिना पर और अपनी तैयारी ना होने की वजह से महसूस होता है कि उनकी तैयारी इक़्तिदार के लिए न थी। उनकी तैयारी तो सिर्फ ये थी कि कुछ लोगों को गिरफ्तार करा के अंदर करना है और कुछ लोगों के से बदला लेना है, कोई जाती बदला लगता है। ये मौका वो नहीं है यहाँ पे कोई तब्दीली आएगी और मैं नहीं समझता कि सूबा पंजाब में भी तब्दीली कोई आएगी, क्योंकि आप देखेंगे पंजाब में जो दूसरे इत्तेहादी उनके हैं काफ लीग वाले, काफ लीग पर हुकूमती पार्टी ने अपना दबाव बहुत बढ़ा दिया है। और पिछले दफा जब प्राइम मिनिस्टर और आए थे तो उन्होंने नाराजगी का इजहार किया कि वो मेरे खाने पर नहीं आए, वो उनसे मुलाकात नहीं हुई। और ये आपके इल्म में है कि मंडी बहुद्दीन और गुजरात के जो इंतजामी ढांचा है उसमें तब्दीलियां की जा रही हैं ताकि उनको और दबाव में लाया जाए। अगर चौधरी बरादरान को दबाव में लाया जाता है तो उनके लिए ऑप्शन कोई नहीं होगी कि वो नवाज लीग के साथ हाथ मिलाएं और पंजाब में कुछ तब्दीली का अमल लेके आए। सो मैं नहीं समझता कि फौरी तौर पर कि जो कुछ हो रहा है इसके कोई नतीजे निकलेंगे। हाँ, ये बहुत सारे नए मामला की इब्तिदा हो सकता है, लेकिन ये हतमी तौर पर किसी एक डायरेक्शन में फिर वक्त नहीं जा रहा। राइट। अच्छा कर्नल साहब, एट द एंड लास्ट क्वेश्चन वेरी क्विकली, अब आप इस केस में, बिलखुसूस ये जो केस है 200 एकड़ अराजी का, इस केस में मरियम नवाज साहिबा के खिलाफ जो शवाहिद हैं उनको और इस केस की फर्दर आगे जो प्रोसीजर होगा उसको कहां जाता हुआ देखते हैं? डू यू सी अ कन्विक्शन? सिंपल सी बात है, जो हमारे नॉलेज में चीजें आई हैं वो तो बड़ी सिंपल हैं। वो तो ये बताती हैं कि किस तरह ब्राउन एरियाज को ग्रीन एरियाज में और किस तरह फिर ग्रीन एरियाज को पहले खरीद के, क्योंकि देखिए याद रखिए ग्रीन एरियाज जो होते हैं वो बड़े लो प्राइस पे होते हैं और जब उनको ब्राउन एरियाज के लिए डिक्लेयर किया जाता है तो वो हाई प्राइस पे चले जाते हैं क्योंकि वहां कंस्ट्रक्शन और कमर्शियल एक्टिविटीज हो सकती हैं। तो पहले ग्रीन एरियाज को आप खरीद लें और फिर उनको ब्राउन एरियाज में डिक्लेयर कर दें और फिर वो बेच दें हाई प्राइस के ऊपर। तो वो पहले ये सारा काम किया गया है और ये नजर आता है। और मरियम नवाज साहबा को इसलिए बुलाया जा रहा है कि मेरा ख्याल 3-4 ही लोग हैं जिनके नाम पे वो ग्रीन एरियाज पहले खरीदे गए और उनको फिर ब्राउन एरियाज में डिक्लेयर किया गया। तो ये सारा मिसयूज ऑफ अथॉरिटी है और बेनामीदार को इसका फायदा दिया गया है जो कि उस वक्त शायद गवर्नमेंट में नहीं भी थे। तो ये केस जो है मेरे पेपरों में जो अभी तक हमें हमारी नॉलेज में आई है, ये बात तो बड़ी, इसमें कोई शक नहीं है। So there's an expectation of a conviction for sure. राइट कर्नल शहजाद साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। इट वाज अ प्लेजर हैविंग यू इन द शो। थैंक यू सो मच। इससे पहले हमारे साथ ब्रिगेडियर फारूक हमीद, पीजे मीर साहब और इफ्तिखार अहमद साहब भी मौजूद थे। आप सबका भी बहुत शुक्रिया। मेरे शो से आज के लिए इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ नासिर।